ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध के करीब करीब 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो पिछले 24 घंटे में हुई है, ये है कि इजराइल ने लेबनान के 900 साल पुराने एक शहर का एक किला है, उस पर कब्जा कर लिया। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी ड्रोन को IRGC ने मार गिराने का दावा किया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है, या तो ईरान तुम मुझसे समझौता कर लो या फिर हम हथियार के दम पे तुम्हें समझौता करने पे मजबूर कर देंगे। चौथी और सबसे बड़ी खबर यह है कि ओमान की जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग जो बिछाया गया उसे देखने का दावा कर रही है। अब ये खबर कितना महत्वपूर्ण है, चलिए इसको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड का खास शो दुनिया जंक्शन। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पहली सबसे बड़ी खबर पे। ये जो आपको दिख रहा होगा ये ब्यूफोर्ट का किला है जो लेबनान के उत्तरी हिस्से में है, और लेबनान के दक्षिणी हिस्से में और इजराइल के उत्तरी हिस्से में। ये जो आप झंडा देख रहे हैं ये इजराइल का झंडा है। ये दूसरा झंडा जो दिख रहा है ना, ये गोलान ब्रिगेड का झंडा है। गोलान ब्रिगेड इजराइल की वहां की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इन्फेंट्री रेजिमेंट उसको कहा जाता है, वैसे पैदल सैनिकों का दस्ता जो कब्जा करने के लिए जाती है। ठीक, ये इजराइल की सबसे पुरानी पैदल सेना की यूनिट है। ये जो सैनिक आपको दिख रहे हैं ये इजरायली सैनिक है। अब इस किले का महत्व क्या है, इस पे आगे चलिए विस्तार से हम आपको बताते हैं। अब मैप के माध्यम से समझते हैं। ये रहा आपको इजराइल, ये रहा वो ब्यूफोर्ट का किला। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये रहा इजराइल। ठीक, यहां से आ जाता है सीरिया, ये हो गया सीरिया, ये हो गया इजराइल, ये हो गया लेबनान। अब ऐसे समझिए कि इस कॉर्नर से यहां तक जो आ रहे हैं यानी लगभग 30 से 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कैप्चर किया जा चुका है। अब थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए ऐसे समझते हैं, ये आता है इजराइल का पार्ट, यहां से ये हो जाता है सीरिया, और ये हो गया लेबनान का पार्ट। लेबनान का ये दक्षिणी हिस्सा है और ये इजराइल का उत्तरी हिस्सा है। ठीक, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए। अब ये जो ब्यूफोर्ट कैसल है, इसे क्रूसेडर्स ने बनवाया था। क्रूसेडर्स कौन है? तो क्रूसेडर्स वैसे लोगों को कहा जाता है जो 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक ईसाई धर्म के लिए लड़े थे। वैसे सैनिक जिनकी ढाल पे, जिनकी तलवार पे क्रॉस का चिन्ह होता था, जो ईसाइयों के लिए पवित्र चिन्ह है, ऐसे लोगों को क्रूसेडर्स कहा जाता। तो ये भी एक क्रूसेडर्स किला में से ही एक है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे ब्यूफोर्ट कैसल, जिसे अरबी में कलअत अल सफीक भी कहा जाता है, यानी ऊंची चट्टान का किला। ये दक्षिणी लेबनान के नबातिये प्रांत में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्रूसेडर किला है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया। क्रूसेडर्स किसे कहा जाता है? तो वैसे ईसाई सैनिकों और धर्मयोद्धाओं को जो 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी से तक ईसाई पवित्र स्थल जेरूसलम पर अधिकार पाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ सैन्य अभियान में लड़े थे। चूंकि जो क्रूसेडर्स था, इनका मुख्य उद्देश्य ही था कि जेरूसलम को मुस्लिमों से आज़ाद कराना। ठीक, ये सैनिक भी अपने कपड़े और ढालों पर, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में जान लेते हैं क्या है इस किले का महत्व है। तो सबसे पहले इस किले को बनवाया था जेरूसलम के राजा फुल्क ने। ठीक, जब इन्होंने इस किले पे कब्जा किया था तो जेरूसलम के जो राजा थे, राजा फुल्क, उन्होंने इसे बनवाया था। भौगोलिक स्थिति क्या है, ध्यान से देखिएगा इस किले की भौगोलिक स्थिति। यह किला लितानी नदी के किनारे एक 300 मीटर ऊंची और खड़ी दुर्गम चट्टान पे बना हुआ है। देख रहे हैं ना, ये त्रिभुजाकार आकार आपको दिखाई दे रहा होगा। इस साइड से, इस किले के इस साइड से इतनी ऊंची खड़ी चढ़ाई है, लगभग 300 मीटर की, नीचे जमीन सतह से 300 मीटर की ये ऊंचाई पे है। ठीक, विस्तार और बनाओ, जब क्रूसेडर्स चले गए फिर कुर्दों का यहाँ पे शासन हुआ, जो चूंकि ये सीरिया और लेबनान से सटा हुआ इलाका है तो यहाँ पे कुर्दों ने भी राज किया है। तो
कुर्दों ने पूर्व में एक स्थित एक निचली चट्टान को किले की सीमा में शामिल करके इसका विस्तार किया, थोड़ा सा और इस किले का विस्तार किया जब कुर्दों का शासन आया था, जिससे दुश्मनों को हमलों का एक संभावित रास्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। आकार, यह किला लगभग त्रिकोणीय आकार का, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि ये ट्रायंगल शेप में है। ये किला ऐसे ट्रायंगल शेप में है। 150 गुना और 100 मीटर के क्षेत्र में फैला, 2 भागों में इसे बांटा गया। ऊपरी हिस्से की पश्चिमी दीवार के साथ 12 बाई 12 मीटर का एक विशाल वर्गाकार टावर है। यूरोप में, अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें उभर के आ रही है। ये सीरियन कला है, जो निर्माण की कला है, वास्तुकला है, ये सीरियन है। यूरोप में क्या होता था, तो अब यूरोप की क्यों जिक्र कर रहा है, चलिए एक नजर उस पर भी बता देते हैं आपको। जितने भी क्रूसेडर्स थे ये सारे यूरोप से आए हुए थे। ईसाई का चूंकि जन्म ही यूरोप का है, फैलाव भी यूरोप में हुआ, तो जो भी क्रूसेडर्स आते थे यूरोप में क्या होता था कि पहली मंजिल जो होती थी ना वहां पे गेट होता था। लेकिन सीरियन वास्तुकला में ऐसे देखने को नहीं मिलता है। सीरियन वास्तुकला में भूतल पे ही टावर बना दिया गया, क्योंकि जो सीरियाई घर या सीरियाई वास्तुकला होता था वहां पे भूतल पे यानी ग्राउंड फ्लोर पे ही वो बना दिया जाता था। चलिए अब अगली स्लाइड में चलते हैं, ये क्या मामला है। तो ये इसका ऐतिहासिक महत्व और सैन्य महत्व भी जान लेते हैं। ऐतिहासिक महत्व क्या है कि जब क्रूसेडर्स लड़ रहे थे तो किससे लड़ रहे थे, मुसलमानों के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर राजा, क्या नाम था इनका, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। कब, 1181 के हट्टिन के युद्ध के बाद सलाहुद्दीन की सेनाओं के सामने घुटने न टेकने वाले कुछ अंतिम क्रूसेडर्स, लगभग यरूशलेम को सलाहुद्दीन ने जीत लिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो क्रूसेडर्स, वैसे क्रूसेडर्स जिन्होंने घुटने नहीं टेके, ना समर्पण किया, ना युद्ध में हारे थे, वे क्या किए कि इस किले में आके छुप गए थे। तब सिडोन के एक रेनॉल्ड था, उसने सलाहुद्दीन को 3 महीने तक बातों में उलझाकर किले की मरम्मत और रसद जमा करने का काम किया था। लेकिन ये पैतरा भी काम नहीं आया था। 1190 के आसपास सलाहुद्दीन की सेना ने इस पे कब्जा कर लिया। फिर 1240 में क्रूसेडरों ने इसे फिर पुनः वापस भी ले लिया था। लेकिन अब इसके साथ होती है व्यापार। इसे 1260 में नाइट्स टेम्पलर को बेच दिया गया था। फिर 1268 में ममलूक सुल्तान बैबर्स ने इस पे अपना अधिकार जमा लिया। क्या हुआ कि क्रूसेडर्स बहुत समझदार थे, उन्हें मालूम था कि जेरूसलम से आगे हम लोग नहीं निकल सकते, सीरिया से आगे हम लोग नहीं निकल सकते, तो लेबनान या ऐसे भी इलाके में इन्होंने पहले ही इसे बेच दिया था। फिर 1268 में ममलूक का सुल्तान जो बैबर्स था उसने इस पे अपना कब्जा जमा लिया। अब देखिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चूंकि पुराने समय में जो युद्ध होते थे उनमें किले और ऊंची स्थानों का महत्व तो होता था। लेकिन आधुनिक समय में जब ड्रोन आ गए हैं, सैटेलाइट्स आ गए हैं, फिर भी इस किले का क्या महत्व है, चलिए इस पे भी देख लेते हैं। ब्यूफोर्ट का इतिहास उन बहुत दुर्लभ मध्यकालीन किलों में से एक है जिसने 20वीं और 21वीं सदी के आधुनिक युद्धों में भी अपना सैन्य और रणनीतिक महत्व बनाए रखा है। कारण इसकी ऊंचाई। देखिए, लाख दुनिया डेवलप कर जाए, जब भी आपको कब्जा करना होता है तो इन्फेंट्री की जरूरत पड़ती है, पैदल सैनिकों की जरूरत पड़ती है। आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स हो, आप उस देश को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे कब्जा नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एक बेहतरीन इन्फेंट्री ना हो। अब देखिए क्या है, अपनी ऊंचाई के कारण यहां से दक्षिणी लेबनान और उत्तरी इजराइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पष्ट दिखाई देता है। किले पहले चलते हैं, आपको इसको लेके चलते हैं, यहां आपको मैप पे दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो रहा ये किला रहा, ये नीचे जो है ये उत्तरी इजराइल है, इसके ऊपर ये क्या है, ये दक्षिणी लेबनान है और ये उत्तरी इजराइल है, यानी दोनों जगह ये विजिबल है। चलिए फिर आ जाते हैं पुराने स्लाइड्स पे। अब ये भाई साहब कौन है, तो पहले ही हमने बताया था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जिन्होंने क्रूसेडरों से ये किला जीता था। चलिए अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये कह रहा है कि इजराइल इस पे पहले ही कब्जा नहीं किया है। 1982 के युद्ध में भी इसने कब्जा इस किले पे कर लिया था, लेकिन 18 साल
इस पे शासन करने के बाद, इसको अपने कब्जे में रखने के बाद, जब हिजबुल्लाह का खतरा बढ़ा, हिजबुल्लाह ने लगातार हमला जारी रखा, तो इजराइल ने इसे खाली कर दिया था। कैसे खाली किया था इसको भी विस्तार से जानते हैं। चलिए एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। पीएलओ और इजरायली कब्जा। पीएलओ और इजरायली कब्जा। लेबनानी गृह युद्ध के दौरान 1976 से पीएलओ ने इसे अपना ठिकाना बना लिया था। 6 जून 1982 को लेबनान युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने बैटल ऑफ ब्यूफोर्ट में इस किले पे अपना कब्जा कर लिया था। इसे एक बड़े सैन्य अड्डे में भी तब्दील कर दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह और पीएलओ के भारी हमलों के बाद सन 2000 में इजरायली सेना ने इस अड्डे को ध्वस्त कर दिया था और किला को खाली कर दिया था। ये रहा इजराइल, ये रहा ब्यूफोर्ट का किला। यहाँ आपको स्पष्ट क्लियर दिख रहा होगा मैप में, उम्मीद है। हम जो कह रहे थे कि ये उत्तरी इजराइल, तो इसकी बात कर रहे थे। दक्षिणी लेबनान यानी इसकी बात कर रहे थे। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इन दोनों जगहों पे आप आसानी से नज़र रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमने बताया था आपको पहले ही कि सैन्य अड्डे में इसे कन्वर्ट किया था, लेकिन बाद में अपनी सैन्य अड्डे को तहस नहस करके किले को खाली कर दिया था। लेकिन उसके फिर से 26 साल बाद किले पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अगली बड़ी खबर क्या है? तो अगली बड़ी खबर भाई साहब आ रही है ईरान से। ईरान के IRGC जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उसने दावा किया है कि अमेरिका का MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जो है उसे मार गिराया है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका जो भी अपना हथियार बनाता है वो दावा करता है कि अवैध है। दूसरा सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि ईरान ने अपना रक्षा प्रणाली विकसित कर लिया है। जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उसे विकसित कर लिया है? क्या वो ट्रैक कर सकता है अमेरिकी ड्रोन्स को? उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मामला क्या है। अब एक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन की अनुमानित कीमत लगभग 40 लाख अमेरिकी डॉलर है, यानी लगभग 33 करोड़। लेकिन ध्यान दीजिए, सिर्फ ड्रोन है। इसको ऑपरेट करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब उस सिस्टम में क्या क्या होता है? एक स्टेशन होता है, 4 एयरक्राफ्ट होते हैं, संचार की उपकरण शामिल होते हैं, जिनकी कुल मिलाकर कीमत होती है लगभग 166 करोड़ रुपया। एक ड्रोन की कीमत, मतलब एक ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए 166 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये रहा प्रीडेटर ड्रोन। आपको ध्यान होगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका जब हमले कर रहा था, पाकिस्तान में जब ड्रोन हमले कर रहा था, तो इन सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, चलिए अगली खबर पे चलते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है? ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, ये हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि जब से ट्रम्प भाई साहब आए हैं, उन्होंने इसका नाम बदल के कर दिया है वार मिनिस्टर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बदल के वार मिनिस्ट्री कर दिया है। तो ये क्या कह रहे हैं? मेक अ डील और डील विथ द वार। पीट हेगसेथ इशू स्टार्किंग वार्निंग ऑन ईरान ओवर नेगोशिएशंस। ये कह रहे हैं जबरदस्ती हमसे समझौता कर लो, हमारी ही शर्तों पे कर लो ईरान के साथ। लेकिन ईरान झुकने को अभी भी तैयार नहीं है। ठीक, ये भी बड़ी खबर हो गई। अब आखिरी खबर पे चलते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये खबर है। ओमान की जो नेवी है, उसने ऐसा दावा किया है कि ओमान मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर वाज सस्पेक्टेड सी माइन इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते होंगे, दुनिया के व्यापार का लगभग 20% उसी इलाके से होकर गुजरता है। तेल तो भारत 80% उसी रास्ते से मंगाता है। बड़े बड़े टैंकर, बड़े बड़े शिपमेंट्स जो हैं वहीं से होकर गुजरते हैं। अगर ऐसे में जब ईरान ने कहा था कि हमने सी माइंस डाल दिए, यानी बारूदी सुरंग अगर डाल दिए हैं, समुद्री जो बारूदी सुरंग होते हैं उसे अगर डाल दिए हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं, कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है और करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा यह शो प्रतिदिन रात में 8 बजे आएगा, जो संडे से लेकर शुक्रवार तक आएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ बेल्ट। मेरा नाम है प्रभात। धन्यवाद।